हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु आस्था कैरियर क्लासेस में। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन अध्याय को हमने अच्छी से पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमारा फिजिक्स का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। उस अध्याय में हमने नेत्र लेंस के बारे में पढ़ा, नेत्र क्या होता है उसके बारे में देखा, नेत्र से संबंधित दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने प्रिज्म, फिर उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित घटनाओं के बारे में हमने देखा था। ठीक है, जिसके कारण जो हमारा दो अध्याय था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। और आज का जो हमारा अगला अध्याय है उसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं। कुछ थ्योरीज भी हैं जिनको हम इस अध्याय में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इस अध्याय को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक अपील है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। देखिएगा ध्यान से कि इस अध्याय में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले इस अध्याय में हमको देखना है कि आवेश क्या होता है, ठीक, एवं विद्युत धारा क्या होती है। इन दो चीजों के बारे में सीखेंगे कि आवेश क्या होता है और साथ में आवेश के बाद इस आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश को निकालना कैसे है, यह सब बातें हम इस अध्याय में देखेंगे। फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे और उसके बाद जो है हमारा विद्युत धारा क्या होती है उसके बारे में हम सीखेंगे। जैसा कि आपको अध्याय में ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा विद्युत। ठीक है, यानी इस अध्याय में हमको केवल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत क्या होती है। ठीक, फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा विभव एवं विभवांतर होगा। ठीक है बच्चा, कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। आपने देखा होगा कि चार्जर वगैरह या फिर कोई बैटरी होगी तो उसमें वोल्ट लिखा होता है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो ये सभी चीजें कहां से आती हैं, ये बच्चा आपके आती है विभव और विभवांतर से। इन चीजों के बारे में हम इसमें देखेंगे। फिर अगला जो होगा हमारा टॉपिक वो होगा प्रतिरोध, कि प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यह बात जान लीजिएगा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं यह आपके पेपर में कई बार आया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं यह बच्चा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आपके पेपर में हर बार आता है, यह जान लीजिएगा। 100% है कि यह आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं यूपी बोर्ड का जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा हो लास्ट FPYQ में। हर पेपर में, हर सेट में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वह रहेगा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम देखेंगे। ठीक, कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इनको निकाला कैसे जाता है, इसका SI मात्रक क्या है, पूरा इस पे हम देखेंगे। फिर उसके बाद विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिसिटी जिस पाथ पे चलती है, जिस रास्ते पर चलती है उसके परिपथ को हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक, यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि इसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके जो इधर आगे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपको फिगर बना के। ठीक है, कि प्रतीक दे दिया जाएगा, उससे रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक, तो यह हो गया बच्चा इस साइड। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है। आगे हमारा है ओम का नियम। ओम का नियम समझ लो भाई साहब, इस चैप्टर की जान है। यानी इस चैप्टर की जान कहने का मतलब क्या है कि जब जान बोल दिए तो समझ जाओ कि आपके पेपर में 100% आने वाला क्वेश्चन है।
ऐसा बात नहीं है कि भाई साहब ये ऐसा वैसा क्वेश्चन है, 100% आने वाला क्वेश्चन, पूरा गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हर साल यूपी बोर्ड का पेपर ऐसा होता है कि यह क्वेश्चन रिपीटेड होता है, एकदम हर साल आता है। किसी न किसी सेट में आपको यह देखने को जरूर मिलता है ओम का नियम, कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक, फिर उसके बाद होता है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन देखो बच्चा दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी जान लीजिएगा कि दो टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चा? क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। न्यूमेरिकल का मतलब आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% है कि आपके पेपर में इससे एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। एक फिगर बना के दे देगा, जैसे कि आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे अपना, यानी पीवाईक्यू का मतलब लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसको, तो उसमें आपको एक फिगर बना के दिया जाता है। उस फिगर को देख के आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसका आंसर निकालना होता है, आंकिक प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता जरूर है। फिर उसके बाद विद्युत ऊर्जा क्या होती है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यानी आंकिक प्रश्न आते हैं, विद्युत ऊर्जा से बन के आता है कि आंकिक प्रश्न कैसा बनता है इसका। फिर उसके बाद विद्युत शक्ति भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना इस अध्याय में आपको केवल और केवल फार्मूले ही देखने को मिलेंगे, एक से बढ़कर एक फार्मूले, और एक फार्मूला दूसरे फार्मूले से रिलेटेड होगा, ठीक। फिर उसके बाद किलोवाट घंटा क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन कई बार आ चुका है इन तीनों से, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है कि इस अध्याय में हमको क्या क्या पढ़ना है? फिर से एक बार बता दे रहे हैं, आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि सबसे पहले आवेश क्या होता है और विद्युत धारा क्या होती है। सबसे पहले ये आपको इंपॉर्टेंट में डाल लेना है कि आपका पेपर में आएगा। फिर उसके बाद प्रतिरोध क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये भी आपके पेपर में पूछता है। विभव एवं विभवांतर, ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो यह तीन टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। इस पे ट्रिपल स्टार लगा लोगे तो तब भी आपका कम है, यानी ट्रिपल स्टार से भी ज्यादा का मतलब क्या कि यह क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल आता है, हर साल रिपीटेड होता है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में हमने क्या बोला, ओम का नियम। ओम का नियम समझ लो, इस पेपर की एकदम जान है, ये आपके इस अध्याय की एकदम जान है, समझ लो, ठीक है। जान कहने का मतलब क्या कि यह तो आपका फिक्स है कि यह पेपर में आएगा ही आएगा, ओम का नियम, ठीक। ओम के नियम के बाद आपको प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है कि प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों को जोड़ने का दो तरीका है, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। हालांकि आप जब 12th लेवल में जाओगे तो इसको एक कदम और आगे बढ़ा दिया जाएगा, मिश्रित क्रम, ठीक है। फिर उसके बाद विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत शक्ति क्या होता है, किलोवाट घंटा क्या होता है, यह भी आपके लिए इनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ में कभी कभी इनका डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। कभी कभी इनसे आपके एक नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, या फिर विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, या फिर किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। फिर साथ में आपको देखना होगा कि ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, यह भी पेपर में कई बार आया है बच्चा, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। जल्दी से इस टॉपिक को नोट कीजिएगा, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने अध्याय को। हमने देख लिया कि इस अध्याय में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। इसमें हमको क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। और जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक था वो क्या था बच्चा, हमारा आवेश और धारा। तो सबसे पहले हम आवेश को समझेंगे कि आवेश क्या होता है, यह कैसे उत्पन्न होता है,
ठीक है। फिर उसके बाद हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, आवेश। तो चलिए आवेश के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि आवेश क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत आवेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो विद्युत आवेश क्या होता है बच्चा, जैसे मान लो कि हमने एक बात पढ़ी है कि कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें होती हैं उस सभी की सभी चीजें आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, कि यानी ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आपकी हैं वो सब की सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। यह बात हमको क्लियर है, यह हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। ठीक, तो आवेश क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमारे पास एक चीज है, मान लो ये पेन हमारे पास है। अब इस पेन ने क्या किया, या तो अपने इलेक्ट्रॉन को खो दे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब कोई भी वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन को या तो खो दे या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, हमने क्या बोला, अभी तो इसके पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन सब कुछ है। अब इसने क्या किया कि किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया या फिर किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये लेती है या फिर देती है तो उसी को हम बोलते हैं बच्चा आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने और देने के कारण इसके भीतर एक गुण उत्पन्न होता है जो कि विद्युत का गुण हो सकता है या फिर चुंबकीय गुण हो सकता है, उसी गुण को हम बोलते हैं आवेश। बात क्लियर है, चलिए समझते हैं इस बात को। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। सर से ऊपर ऊपर गया होगा। जैसे मान लो कोई हमारे पास एक वस्तु है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यह हमारे पास एक कोई वस्तु है और इस वस्तु ने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। क्या किया है बच्चा, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। ठीक है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इसका मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन को अपने बाहर निकाल दिया, दे दिया। इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, इसने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी तब इसके भीतर एक विद्युत गुण या फिर चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है, इसके भीतर कौन सा गुण आ जाता है बच्चा, चुंबकीय गुण आ जाता है या फिर विद्युत गुण आ जाता है। इसी गुण को क्या बोलते हैं हम लोग, आवेश बोलते हैं। बात क्लियर है, या फिर एक माध्यम से और समझते हैं। मान लीजिए यह कोई हमारे पास वस्तु है और इस वस्तु ने क्या किया कि यह हमारे पास एक वस्तु है और इस वस्तु ने अब की बार क्या किया कि उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करने का मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन बाहर से कोई इसको इलेक्ट्रॉन देके चला गया। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करने के बाद, अब यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसके भीतर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो होता क्या है, उसके भीतर चुंबकीय गुण या फिर विद्युत गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी इसके भीतर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा, यानी यही गुण इसके भीतर भी आ जाएगा। तो जब चुंबकीय गुण या फिर विद्युत गुण इसके भीतर, वस्तु के भीतर आ जाए तो यह जो इलेक्ट्रॉन उसने त्यागा है या फिर इलेक्ट्रॉन जो उसने ग्रहण किया है उसी को हम बोल देंगे आवेश। ठीक है, उसकी जो मात्रा होगी उसको क्या बोला जाएगा, आवेश। ठीक, यह बात क्लियर हो गई सर जी हमको। चलिए फिर से एक बात समझ लेते हैं। कोई वस्तु है, इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब क्या, इसके भीतर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वस्तु जो होती है बच्चा वह आपकी धनात्मक मानी जाती है। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने दे दिया। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब इलेक्ट्रॉन आप ना किसी को दे दोगे तो आपके भीतर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जैसे मान लो हमको बीमार है और बीमार होने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना ब्लड जो है किसी दूसरे को डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हम ऑलरेडी बीमार हैं और उसके बाद हम क्या करें, किसी को खून दे दें, लो भैया खून ले लो हमारा। तो इसका मतलब क्या कि हम अपने साथ बेवकूफ़ी कर रहे हैं।
ठीक है। बेवकूफी करने का मतलब क्या कि हम अपना ब्लड दूसरे को जब दे रहे हैं तो हमारे भीतर खून की कमी होगी कि नहीं होगी। तो वही बात लिखी गई है बच्चा, इनके पास इलेक्ट्रॉन था इस वस्तु के पास, इस वस्तु ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया, त्याग दिया। जब इलेक्ट्रॉन जो यह वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी तो इसके भीतर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक ऐसे ही हमारे पास कोई वस्तु है और उसने क्या किया कि कभी क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हो तो आपके भीतर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लो हमारे भीतर खून की कमी है और किसी ने हमको ब्लड दे दिया कि आओ दो भैया ब्लड ले लो, हमसे ब्लड ले लो, तो हमने उसका ब्लड अपने में चढ़वा लिया। तो हमारे भीतर खून की कमी थी, दूसरे से हमने ब्लड ले लिया तो हमारे भीतर खून की कमी बैलेंस हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ कि वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी और किसी ने आके इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, या फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में था और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको किसी ने आके दे दिया। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे तो इस केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा किसी से लेके। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बच्चा तो उसके भीतर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो चाहे अधिकता हो, जब भी कमी चाहे अधिकता होती है तो उस वस्तु के भीतर एक गुण उत्पन्न हो जाता है। और वह गुण कौन सा होता है बच्चा? या तो चुंबकीय गुण हो सकता है या तो विद्युत गुण हो सकता है। यह बात क्लियर है? ठीक, बात समझ में आ गई होगी मेरी कि चुंबकीय गुण और विद्युत गुण उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। आप क्या करो कि इस कागज को क्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। तोड़ लिया, तोड़ने के बाद क्या करो कॉपी पे इसको रख दो। और रखने के बाद क्या करना है कि यह पेन लेना और इसको बाल में रगड़ना। जब आप इसको बाल में रगड़ोगे तो इस केस में क्या होता है कि आपके जो इस पेन से इलेक्ट्रॉन जो है आपके बालों में चले जाते हैं। ठीक है, इस पेन से इलेक्ट्रॉन जो है आपके बालों में चले जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पेन से बालों में चले जाएंगे तो पेन में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। और जब पेन में इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो इस केस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी बच्चा तो वस्तु जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी त्याग दिया है। इसका मतलब जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उसके भीतर एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी इसको इसे रगड़ के और जब आप उस कागज के पास ले जाओगे तो कागज क्या होगा, इसके ऊपर चिपकना शुरू कर देता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि इसके भीतर कौन सा गुण आ गया है? चुंबकीय गुण। और इसी चीज को आप बोलते हो भैया हम जादू दिखा रहे हैं, जादू। ठीक है, लेकिन जादू वादू कुछ नहीं होता। ये क्या होता है भैया? फिजिक्स होता है। फिजिक्स का मतलब बढ़िया वाला एकदम चीज। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ने का मतलब ये है कि आप उसे एक्सपेरिमेंट करके सीखो, कि एक्सपेरिमेंट करके आप इसको कैसे सीखते हो। बात क्लियर है? तो हमने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले या फिर इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लिया जाए तो उसके भीतर एक गुण उत्पन्न हो जाता है और उसी गुण को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा? आवेश बोला जाता है। यही बात लिखी गई है कि विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। आवेश के बारे में जानकारी कुछ अच्छी लगी? ठीक है, कि आवेश क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं आवेश के बारे में। और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चा? आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप यहां पे नोट करके लिखेंगे कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चा? आवेश जो होता है वह किससे प्रदर्शित किया जाता है? Q से। कहीं कहीं पर स्मॉल q भी लिखा होता है और कहीं कहीं पर इस प्रकार से कैपिटल Q भी लिख दिया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि इसका SI मात्रक कूलाम होता है। यानी कहने का मतलब क्या कि इसका जो SI यूनिट है, SI मात्रक जो है वो इसका क्या हो जाएगा? आपका कूलाम हो जाएगा। ठीक है, यह कूलाम ही क्यों रखा गया? यह एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन वैज्ञानिक के नाम पे इस आवेश का मात्रक कूलाम रखा गया। ठीक है, बात क्लियर है? कोई दिक्कत की बात यहां पे तो नहीं होगी? ठीक है, तो जल्दी से इस बात को नोट कीजिएगा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब देखते हैं थोड़ा आगे इसके बारे में। देखो यह जो Q होता है यानी आवेश, इसको थोड़ा इरेज करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं कि यह होता क्या है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, यह जो Q होता है बच्चा, Q का मतलब क्या, आवेश, ठीक है, यह वही आवेश है जिसको हमने Q से दिखाया, ठीक है। तो इसको, इसके लिए थोड़ा फार्मूला हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक वस्तु है इस प्रकार से, और इस वस्तु में हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन को हम माइनस से दिखाते हैं और प्रोटॉन को प्लस से दिखाते हैं, आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भरे हुए हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई वस्तु है और इस वस्तु में कौन कौन है भैया, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो मान लो ये हमारे पास क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके बाद फिर उसके बाद हमने देखा कि मान लेते हैं कि इस जो वस्तु हमारी है, इस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि हमको इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो पता नहीं है, तो इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं कि इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। यह n क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये जो माइनस से हमने दिखाया क्या, आपके इलेक्ट्रॉन है। तो आवेश कैसे निकालोगे आप, आवेश कैसे निकलता है बच्चा किसी भी वस्तु में, मान लो किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है E है, तो आप कैसे निकालते हो, जैसे मान लो एक चॉकलेट जो है 1 रुपए की मिलती है, तो 10 चॉकलेट कितने की मिलेगी, 10 रुपए की। तो ऐसे ही इसमें आपके एक इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं कि n का मल्टीप्लाई यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका गुणा हम किसके साथ कर दे बच्चा, हम लोग E के साथ कर दें, किसके साथ कर दें, E के साथ, यानी E का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के साथ, ठीक है। E यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक। तो Q हमारा आवेश था, यह Q हमारा आवेश है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने क्या मानी थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने n मानी थी, इसका मल्टीप्लाई हमने इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मतलब क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मतलब क्या, हमने E ले लिया। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया, Q इज इक्वल टू NE। यह बात क्लियर है कि Q इज इक्वल टू NE बन के कहां से आया, सबको क्लियर है बच्चा कि आवेश बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है उसको देख लेते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेते हैं, ठीक। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा आवेश की संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे को हमको क्या पता है, एक चॉकलेट यदि 1 रुपए की मिल रही है तो 10 चॉकलेट 10 रुपए की मिलेगी। आपने कैसे निकालते हो, 1 का गुणा 10 के साथ कर दे तो 10 रुपए आ जाता है। तो हमने उसी तरह से बोला कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको पता है कि E है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो यह वस्तु हमारी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वह 1 है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1 है। तो n इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, तो n इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, n गुणे E, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आवेश की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, Q इज इक्वल टू NE। और यह फॉर्मूला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आपने नोट कर लिया होगा इसको अब अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे अब हम लोग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि आपने देखा कि Q इज इक्वल टू NE होता है, या आपने सीख लिया Q इज इक्वल टू NE होता है। थोड़ा और बातें इसके बारे में जान लो कि Q इज इक्वल टू NE में यह जो E था, E हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश था, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है उसको भी यहाँ पे नोट करना कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, गुरुजी ये भी बता दीजिए। तो लिखिएगा बच्चा,
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यह बालक आपके पेपर में कई बार आया हुआ है, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? यह होता है बच्चा 1.6, नीचे लिख देते हैं यहां पे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, कितना होता है बच्चा? 1.6 गुणे -19 कूलाम होता है। जल्दी से इस बात को नोट कीजिएगा। नोट कर लिए होगे आप लोग? फिर से सुनिएगा, हमने क्या बोला? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, यह बात क्लियर है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? ठीक है, तो यह था बच्चा हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह क्या करता है? विद्युत या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? जब हम किसी वस्तु को बालों पे रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या करता है? या तो वह अपने इलेक्ट्रॉन खो दे या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो होता क्या इस केस में? जब वह इलेक्ट्रॉन को खो देता है या फिर ले लेता है तो उसके भीतर एक चुंबकीय गुण आ जाता है, चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, और उसी प्रभाव के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका SI मात्रक होता है कूलाम। यह बात हमने सीखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि मान लो हमारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु में n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उस वस्तु में n इलेक्ट्रॉन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हमको इलेक्ट्रॉन उसमें पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन उसमें भरे हुए हैं। n इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको पता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता था। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने मान लिया कि E है, तो हमने यहां से फार्मूला क्या निकाला? Q जो होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, इन दोनों का गुणनफल कर देंगे तो पूरा का पूरा आवेश निकल के आ जाएगा। यह बात हमने सीखी। फिर हमने क्या देखा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, यह आपको याद करना होगा। फिर से हमारे साथ बोलिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इसी जोश के साथ पढ़ते रहिए बच्चों। चलिए हम देखते हैं हम लोग आगे आगे कौन सा टॉपिक आता है। चलिए अब हम देखते हैं अपने एक क्वेश्चन को, जो कि यह क्वेश्चन आपके पेपर में 2-3 बार आया है। 2022, 2023 और 2024 के पेपर में यह पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह कब कब आया है बच्चा? 2022 में आपका 21, 2022 और 2023 और 2024 में यह प्रश्न आया हुआ है कि एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। एक कूलाम आवेश को परिभाषित करना है तो जरा ध्यान से देखिएगा। हमने क्या देखा था? एक हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चा? कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है। जहां पे Q जो होता है आवेश होता है, N जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और E जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक, और हमको क्या बोला गया कि एक कूलाम पर आवेश यानी Q का मान हमको कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। उसके बाद हमने एक और बात सीखी थी कि E का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो यह Q और E का मान उठा के इस फार्मूले में यदि हम रख दें तो हमारे पास N का मान आ सकता है। तो हम निकालते हैं बच्चा। यहां से Q का मान कितना है? 1 हमने रख दिया, बराबर N का मान N रहने दो। E की जगह पे क्या लिख सकते हो? 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब यह देखो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इधर हम लिख देते हैं थोड़ा 1/1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक, यह बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यह हमारे पास क्या आ गया? n बराबर। तो जो n बराबर थोड़ा निकालते हैं हम लोग मान, क्या निकल के आता है हमारे पास? इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10/16 और नीचे क्या हो जाएगा? 10⁻⁻19। अब 10⁻⁻19 जब ऊपर जाता है तो 10⁻+19 बन जाता है। यह कैसे होता है बच्चा? हम बताते हैं आपको कि यह कैसे होता है। यह आपने क्लास 6 में पढ़ा था, चाहे 7 में पढ़ा होगा कि जब माइनस वाली पावर ऊपर जाती है तो वह प्लस की हो जाती है। ठीक, तो हमने क्या किया? इस
को ऊपर भेज दिया और इसको हमने काट दिया। 2 5 6 10, 2 8 16, ये कितना हो गया 5/8 और ये ऊपर गया तो हमारे पास क्या हो गया 10 पर घात प्लस का 19। और इस प्लस के 19 यानी प्लस को हम यहाँ पर शो नहीं करते, यहाँ पर क्या लिख देते हैं बच्चा, केवल 19 लिख देते हैं। यह बात क्लियर हो गई होगी। 5 को क्या करते हैं 8 से भाग देते हैं। जब आप 5 को 8 से भाग दोगे तो यह आपका आएगा 0.625 आएगा। ठीक है, तो 8 से 5 को भाग देने पर इतना आता है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 0.625 गुणे 10 पर घात 19। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने एक बात पढ़ी थी, कक्षा 6 में ही पढ़ा था कि जब भी कोई इस प्रकार से हमारे पास संख्या दी जाए तो वैज्ञानिक पद्धति में हमने सीखा था कि इस दशमलव को एक अंक इधर रखते हैं। इसका मतलब क्या, 6 के बगल में हमारे पास दशमलव होना चाहिए। तो जब आप दशमलव को लेफ्ट साइड में घसकाते हो तो जो पावर होती है वो एक घट जाती है 10 वाली। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से n इज इक्वल टू 0.625 था, यहां से हमने क्या किया, एक 10 को निकाल लिया और 10 की घात 19 थी और एक घट गई तो कितनी हो जाएगी 18। देखो ध्यान देखना, 1 और 18 19 हो जाएगा और इस 10 को हमने बाहर निकाले और इस 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ यदि कर दें तो n का मान कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास, ओवरऑल n का मान हमारे पास आ जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं साइड में, n का मान हमारे पास कितना आ गया, n इज इक्वल टू, ध्यान देना, यह हो जाएगा आपका 6.25, ये 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 0.1 इधर घसक के चला गया और इस गुणे 10 पर घात 18 इलेक्ट्रॉन। यह जो आया बच्चा ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है। यह बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, कैसे परिभाषित करना है ध्यान देना, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश, ठीक है, क्या दिया गया है, एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य है, उस विद्युत आवेश के तुल्य है। ठीक है, उस विद्युत आवेश के तुल्य है, उस विद्युत आवेश के तुल्य है। ठीक है, जो लगभग कितना है बच्चा, 6.25 गुणे 10 पर घात 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। आप लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, यही बात हमको बतानी है। फिर समझना हमने क्या बोला कि एक कूलाम आवेश को परिभाषित करना है, तो एक कूलाम आवेश की परिभाषा कैसे बनती है, एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के बराबर होता है। ध्यान सुनना, एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के बराबर होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है इतनी होनी चाहिए, यानी कितनी, 6.25 गुणे 10 पर घात माइनस 6.25 गुणे 10 पर घात 18 कूलाम। ठीक, यह बात क्लियर है। यानी हमने क्या बोला, एक कूलाम आवेश किसके बराबर होना चाहिए, एक कूलाम आवेश तभी आप उसको कह सकते हो जब वह 6.25 गुणे 10 पर घात 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। बात क्लियर है, फिर से सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन आवेश किसको कहोगे, उसको कहोगे जो 6.25 गुणे 10 पर घात 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, उसी को बोलेंगे एक कूलाम आवेश। जल्दी से इस बात को नोट कीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश को निकालना कैसे है,
ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक कूलाम आवेश की परिभाषा भी देख ली है। अब जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा क्या रहेगा बच्चा, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो आपने बचपन में क्या सीखा था, एक बात आपने सीखी थी कि जो हमारी लाइट होती है वो वायर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करती है। कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे पास तार है, उस तार से जो लाइट है एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। और जो तार होती है बच्चा वो किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक हमारे पास इस प्रकार से तार है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बच्चा, एक तार है, और इस तार में हमारे पास क्या भैया, एक तार ही हमारे पास। और आपको पता है कि जो तार है वो किसकी बनी है, धातु की बनी है। और जब धातु की बनी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होंगे, ठीक। तो हमने क्या कहा कि इसमें हमारे पास क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर भर के मौजूद है। यह हमने देख लिया। इलेक्ट्रॉन भर भर के मौजूद होने का मतलब क्या, इनमें क्या हुआ है भाई साहब, आवेश है, ठीक है। इसमें क्या है आपके, ये सब इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या है आपके, आवेश भरे हुए हैं, ठीक। ये हमारे हो गए। अब देखो होता क्या, विद्युत धारा कैसे होती है। अब इस तार को क्या करते हैं हम लोग, किसी एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। किससे जोड़ रहे हैं बच्चा, एक बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, या फिर किसी तार में जहां से करंट हमको मिलती है सेल से, उससे हम इसको जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद क्या है, बैटरी का प्लस वाला सिरा या माइनस वाला सिरा है, ठीक है। इसको जैसे ही आप जोड़ोगे तो होता क्या है कि जो विद्युत होती है, लाइट होती है, करंट होती है, वह प्लस वाले की तरफ से चलना शुरू करती है और प्लस वाले से चलना शुरू करेगी और इस तार के रास्ते इस माइनस वाले में आके घुस जाएगी इस प्रकार से। यह बात क्लियर है, कोई किसी को दिक्कत। जो विद्युत होती है वह प्लस की तरफ से चलना शुरू करती है और ऐसे घूम के फिर माइनस वाले में आके समा जाती है। यह बात क्लियर है। तो अब इस केस में क्या होता है कि जब बैटरी से आप लाइट को फ्लो कराओगे तो इस केस में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके भीतर क्या होने लगती है बच्चा, गति होने लगती है। जो इलेक्ट्रॉन है यह भगने लगते हैं आगे की तरफ इस प्रकार से, ठीक है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं यह आगे की तरफ गति करने लगते हैं। यानी गति करने का मतलब क्या, इन इलेक्ट्रॉन के भीतर क्या हो जाता है बच्चा, प्रवाह होने लगता है, ठीक है। जब आप इस तार में क्या करोगे, बैटरी की सहायता से उसमें लाइट दोगे, एनर्जी दोगे, ऊर्जा दोगे, तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह गति करने लगते हैं, भागने लगते हैं दौड़ दौड़ के। और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ के भागना शुरू करेगा तो वह क्या करेगा बच्चा, प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। जैसे पानी होता है ना खेत में, बहना शुरू हो जाता है तो उसका प्रवाह शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो जाते हैं। और एक जगह से जब दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि आवेश क्या होने शुरू हो जाते हैं, प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। यह जो आवेश है वह क्या शुरू हो जाता है बच्चा, आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। और आवेश के प्रवाह को जब आप समय के साथ भाग दे देते हो, ध्यान सुनना हमने क्या बोला, जब आवेश के प्रवाह को आप समय के साथ भाग दे देते हो तब हमको क्या मिलता है बच्चा, विद्युत धारा मिलती है। यही बात लिखी गई है यहाँ पे, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यह बात क्लियर हो गई होगी। हमने क्या बोला कि जब आप इस चालक तार में बैटरी से आप इसको जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चा, दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गति करते हैं। और जब गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह हो रहा है वो आवेश के रूप में प्रवाह होगा। और आवेश के प्रवाह को जब आप समय से भाग देते हो तो मिलता है विद्युत धारा, ठीक। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। यह हमने देख लिया अच्छे से। हमने क्या बोला, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका एस आई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम था जिसने विद्युत धारा को खोजा था, ठीक है। तो आइए इसके फार्मूले को हम लोग बनाते हैं। क्या बताया हमने कि विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा जो होती है बच्चा, यानी आई जो होता है हमारा वह बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आवेश प्रवाह,
आवेश प्रवाह की दर, दर जब भी लिखा हुआ है आपको ना, आवेश प्रवाह की दर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आवेश को आपको समय से भाग देना है। यह बात क्लियर है, आवेश को समय से भाग देना है। यानी हमारे पास आवेश को हम दिखाते थे Q से और समय को दिखाते थे T से, तो यहां से I बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, Q बटा के T। यह बात क्लियर हो गई होगी बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में T। और यह फार्मूला आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जान जाइएगा, ठीक है, यह पूरा समझ में आया। चलिए हमने क्या देखा, एसआई मात्रक एम्पियर होता है, यह तो हमको पता है, लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है और शायद पिछले साल के ही पेपर में, 2024 वाले पेपर में, कि आपसे एसआई मात्रक पूछा था। और एसआई मात्रक किसका पूछा था, विद्युत धारा का। और उसने क्या किया कि एसआई मात्रक आपसे पूछ लिया था और उसने 4 ऑप्शन दिए थे, और उसमें खेला क्या कर दिया था कि उस ऑप्शन में से एम्पियर को ही गायब कर दिया था। यानी कहने का मतलब क्या कि इसका एसआई मात्रक आपने क्या पढ़ा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और क्या किया उस पेपर वाले ने कि उस ऑप्शन में से एम्पियर को ही गायब कर दिया और लास्ट में एक ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादातर बच्चों ने क्या किया हो गया, एम्पियर नहीं दिखा, इनमें से कोई नहीं मारो और आगे बढ़ जाओ, और वहीं पर हो गई बच्चों से गलती। तो देखो बच्चा, एम्पियर तो होता ही है आपका विद्युत धारा का मात्रक, लेकिन एक मात्रक और होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। हमने Q का मात्रक क्या पढ़ा था, हमने Q का मात्रक पढ़ा था कूलाम, और T का मात्रक क्या पढ़ा था हमने, समय पढ़ा, T का मात्रक क्या होता है हमारा, सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, I यानी विद्युत धारा का मात्रक कूलाम बटा के समय, यानी कहने का मतलब क्या, इसका मात्रक एक और बन के आएगा। मात्रक हमारे पास इसके 2 हो जाएंगे, पहला होगा तो आपका एम्पियर, और दूसरा मात्रक हमारे पास इसके फार्मूले से बन के आएगा, और दूसरा मात्रक क्या होगा बच्चा, कूलाम प्रति सेकेंड। यह आपके पेपर में दिया था और ज्यादातर बच्चों ने नन ऑफ दिस लगा के अपना क्वेश्चन गलत करवा लिया था, ठीक है। तो आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो गुरु आस्था कैरियर क्लासेस के पास, ठीक है, और गलती होने के चांसेस आपसे एकदम ना के बराबर होने चाहिए, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और दूसरा मात्रक क्या होगा इसका, कूलाम प्रति सेकेंड। बात क्लियर है, जल्दी से इस चीज को नोट कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा विद्युत धारा के बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि विद्युत धारा के बारे में और क्या जानकारी हमको मिल सकती है, जो कि हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो विद्युत धारा के लिए और इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, उसको ध्यान देते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं। सबसे पहले विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, ठीक। तो याद लिखिएगा हमारे साथ साथ कि विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं बच्चा, एमीटर से करते हैं, एमीटर, ठीक है। किससे किया जाता है, एमीटर से। और इसका मापन किससे किया जाता है, एमीटर से किया जाता है। इसका प्रतीक कैसा होता है, ये भी बता दीजिए सर जी, प्रतीक कैसा होता है इसका। प्रतीक देखो बच्चा कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे एक लाइन जाएगी, एक वायर, यहां पर ए लिख दिया जाएगा, और इस तरह से एक प्लस होगा और दूसरा सिरा माइनस होगा, ठीक। यह बात और ध्यान दीजिएगा कि विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं। इसका प्रतीक कैसा होता है, कुछ ऐसा लिखा होता है, एक गोले में ए लिखा होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लिखा होता है। फिर उसके बाद यह जो होता है
किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी पूछा जाता है। हमने पढ़ा था कि इस अध्याय में समांतर क्रम श्रेणी क्रम होता है, वो हम देखेंगे समांतर क्रम श्रेणी क्रम क्या होता है आगे की वीडियो में। लेकिन अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो अमीटर जो होता है बच्चा वो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहां आप लिख दे रहे हैं हम अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चा, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक, यह बात क्लियर है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए थोड़ा और बातें जान लेते हैं विद्युत धारा के छोटे मात्रक को। ठीक है, हम देखते हैं अब क्या विद्युत धारा के कुछ छोटे मात्रक, कुछ छोटे मात्रक, कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं भाई साहब विद्युत धारा के, उनको भी देखेंगे। ठीक है, छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं, देखो एक माइक्रो एम्पियर, देखो बच्चा एक होता है मिली एम्पियर और दूसरा होता है माइक्रो एम्पियर। तो हमने क्या देखा, एक मिली एम्पियर पहले लिखेंगे, एक मिली एम्पियर। ठीक है, एक मिली एम्पियर जो होता है वह किसके बराबर होता है, 10 पर घात -3 एम्पियर के। ठीक है, एक मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 10 पर घात -3 एम्पियर के। यह बात क्लियर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा बच्चा कि एक माइक्रो एम्पियर, मिली से भी छोटा क्या होता है आपका, माइक्रो होता है। एक माइक्रो एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है भाई साहब, एक माइक्रो एम्पियर होता है 10 पर घात -6 एम्पियर के। यह बात क्लियर है सबको, यह आपको बातें याद रखनी होगी कि एक मिली एम्पियर 10 पर घात -3 एम्पियर के बराबर होता है। ऐसे ही एक माइक्रो एम्पियर जो होगा वह 10 पर घात -6 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक, इस चीज को जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर से सुन लीजिए। हमने क्या बोला, विद्युत धारा का मापन एमीटर से होता है। इसका प्रतीक जो होता है ऐसा बनता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या पूरा का पूरा वो क्लियर है। ठीक है सर जी, आगे बताइए क्या बात है हमारी, विद्युत धारा के कुछ छोटे मात्रक होते हैं भाई साहब। और छोटे मात्रक कौन कौन से हैं, पहला है कि एक मिली एम्पियर, कहीं पर मिली एम्पियर लिखा हुआ आ जाएगा तो मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना पड़ता है। तो एक मिली एम्पियर जो होगा 10 पर घात -3 एम्पियर के बराबर होगा। वहीं पर एक माइक्रो एम्पियर कहीं पर लिखा हुआ आ जाए तो एक माइक्रो एम्पियर जो होता है 10 पर घात -6 एम्पियर के बराबर होता है। बात क्लियर हो गई पूरी की पूरी, जल्दी से इस चीज को नोट कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह। चालक का मतलब क्या होता है बच्चा, एक तार होता है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई एक तार है और इस तार में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करना चाहते हैं। या हमारे पास एक तार है और इस तार में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला, ये हमारे पास एक कोई तार है और इस तार में विद्युत धारा को प्रवाह करना है। ठीक, तो हमने अभी कुछ देर पहले क्या पढ़ा था कि तार में हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक तार है और इस तार में हमारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है बच्चा, यह हमारे पास तार है और इस तार में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे हुए हैं। ठीक, तो यह बात हमको समझ में आ गई सर जी कि इस तार है हमारे पास, इस तार में इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। अब इस तार में इलेक्ट्रॉन है हमारे, अब इस तार को हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चा। किससे कनेक्ट कर दिया हमने, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से। यह हमारी क्या है, एक बैटरी है या फिर एक सेल है। ठीक, इस तार को हमने एक बैटरी से इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। हमारे पास एक बैटरी थी, इस बैटरी से हमने इस तार को कनेक्ट कर दिया। हमारे पास क्या है बच्चा, एक बैटरी है। ठीक है,
एक बैटरी है या फिर कह सकते हो एक सेल आप लेके इसको कनेक्ट कर दो। तो जब आप बैटरी से इस तार को कनेक्ट करते हो तो हमने अभी कुछ देर पहले सीखा था कि जब भी तार को बैटरी से कनेक्ट करते हो तो जो विद्युत धारा है वह किधर को बहती है, इसके प्लस साइड और माइनस साइड को दिखा लेते हैं। विद्युत धारा जो होती है बच्चा वह प्लस सिरे से बहना शुरू करती है और माइनस सिरे में आके मिल जाती है, यानी यह प्लस से चलना शुरू करेगी और माइनस में आके इस प्रकार से अंदर चली जाएगी। तो यह बात क्लियर है कि विद्युत धारा जो होती है वह प्लस सिरे से चलना शुरू करती है और माइनस सिरे में चली जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि यह बैटरी का प्लस वाला सिरा से जो आपका विद्युत ऊर्जा वह चलना शुरू करता है। एक बात ध्यान देना, यह जो आपको तार दिखाई दे रहा है इस तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता है बच्चा, क्या नाम दिया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है बालक, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो देखो हमने एक बात सीखा था, क्या सीखा था बच्चा, आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। अब देखना ध्यान से, जब दो आवेश, यानी जब दो आवेश हो, और आवेश के जान जाना यह बात कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जब दो आवेश एक दूसरे के अपोजिट वाले हों, यानी एक पहला धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो, तो यह दोनों के दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जब ये क्या होगा, दोनों के दोनों आपके आवेश एक जैसे हो जाएंगे तो एक दूसरे को इस प्रकार से धक्का देंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि मान लो दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए तो दोनों सेम हो जाते हैं, तब भी क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बच्चा क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यह बात क्लियर है। ठीक, तो देखो होता क्या है, यह बैटरी का प्लस वाला सिरा है। ठीक है, अब जब बैटरी का प्लस वाला सिरा है तो यहां से प्लस वाले आपके प्रोटॉन निकलना शुरू करते हैं। अब ये जाते हैं इस तार में। अब इस तार में जब पहुंचते हैं, ठीक है, तो प्लस वाले सिरे से विद्युत धारा इधर को जाना शुरू करी है, जो जा रही है क्या बच्चा, विद्युत धारा। तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यह माइनस वाले चार्ज वाले होते हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस वाले होते हैं, यह किधर को भागना शुरू कर देते हैं बच्चा, दौड़ दौड़ के यह भागना स्टार्ट कर देते हैं प्लस वाले सिरे की तरफ। ये माइनस वाले हैं और किधर जाएंगे ये लोग, दौड़ के प्लस वाले की तरफ। ठीक, तो यह इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस वाले की तरफ दौड़कर आना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपने इसको विद्युत ऊर्जा दी, इस तार में विद्युत ऊर्जा को चालू किया, तो विद्युत पाते ही ये जो इलेक्ट्रॉन है वह दौड़ना शुरू कर देते हैं, रन करना शुरू कर देते हैं। और हमने यही बात तो सीखा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू करेंगे तब क्या होगा बच्चा, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो यह हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है और यह यहां से उठ के कहां पे जा रहे हैं, बैटरी के प्लस सिरे की ओर। तो जब यह चलना शुरू कर दिए तो इसमें क्या प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, विद्युत धारा। यह बात क्लियर है कि यह इलेक्ट्रॉन जो है यह गति करना शुरू करते हैं और किधर को जाते हैं, बैटरी के प्लस सिरे की ओर। और जब प्लस सिरे की ओर जाएंगे तो इनके भीतर क्या हो जाएगी, गति आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वह प्रवाहित होने लगेगा। और जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। यह बात क्लियर हो गई होगी, किसी कोई समस्या तो नहीं है। अब एक बात और नोटिस करना यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है, देखो इस साइड को इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहे हैं। ठीक है, और जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा ये देखो प्लस सिरे से निकल रही है, माइनस सिरे की ओर जा रही है। तो हमको इस कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या, ये इधर को जा रहे हैं, इधर को आ रहा है, यानी एक इधर को जा रहा है, दूसरा इधर को आ रहा है। ठीक, तो इस केस में हम क्या लिखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, या आपसे पेपर में पूछता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वह विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है।
ठीक है, यह बात क्लियर हो गई होगी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है वह विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। चलिए इस बात को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो ऋणावेश, ऋणावेश। ठीक है, ऋणावेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है, प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। यह बात क्लियर है कि जो धातुएं होती हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, जब यह मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ाना शुरू करते हैं। यह बात अभी भी हमने समझी थी। इसके बाद क्या बताया गया हमको कि यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। इसी बात को लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा, नीचे लिख दे रहे हैं यहां पे, विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है, विपरीत होती है। ठीक है बच्चा, यह आपको ध्यान देना है कि आपकी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वह विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। जल्दी से इस बात को नोट कीजिएगा। अब देखते हैं बच्चा हम लोग अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा यह आपके पेपर में कई बार आया हुआ है। यह कब कब पूछा है बच्चा, 2021, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी आपके 2020 से रिलेटेड, यानी हर साल यह क्वेश्चन आपके पेपर में किसी न किसी सेट में आया जरूर रहता है। क्लियर है, हमने क्या बोला कि ये जो प्रश्न है आपके हर साल पेपर में किसी न किसी सेट में जरूर आता है। ठीक, तो आपको इसमें क्या लिखना है, 1 एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखनी है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे लिख सकते हो, जरा ध्यान देना। हमने अभी अभी एक बात सीखी थी कि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन में T होता है। ठीक है, जहां पर I आवेश, विद्युत धारा थी, Q आवेश था और T क्या था हमारा, समय था। ये Q क्या था बच्चा हमारा, आवेश था, और T क्या था हमारा, समय था। ठीक, और I क्या थी हमारी, विद्युत धारा थी, विद्युत धारा थी। अब देखो बोला क्या गया है कि 1 एम्पियर यानी विद्युत धारा का मान कितना लेना है, I का मान यदि हम 1 ले लें, यदि क्या बोला गया है, यदि विद्युत धारा का मान 1 ले लें और यह 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए, यानी T का मान कितना ले लें, 1 सेकेंड, तो आवेश की मात्रा कितनी आएगी, चलो रख के देखते हैं। इस फार्मूले में I की जगह पे 1 रख दिया हमने, Q का तो Q रहने दिया, T का हमने T के जगह पे 1 रख दिया। यहां से Q का मान कितना आ जाएगा बच्चा, 1 कूलाम आ जाएगा।
ठीक है, यहां से Q का मान कितना आ गया, 1 कूलाम। अब देखो Q का मान हमने क्या निकाल दिया, 1 कूलाम निकाल दिया। अब यहां से हमारे पास परिभाषा क्या बन के आ गई कि यदि 1 कूलाम आवेश को, आवेश की मात्रा कितनी आई, 1 कूलाम, यदि 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड के लिए यदि हम किसी चालक तार में प्रवाहित कर दें तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो यही बात हम लिखेंगे बच्चा, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करें, प्रवाहित करें तो विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। यह बात क्लियर है। हमने क्या बोला कि 1 कूलाम आवेश को यदि 1 सेकेंड के लिए किसी चालक तार में बहा दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए, तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा बच्चा, 1 एम्पियर हो जाएगा। यह बात सबको क्लियर हो गई होगी। यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। आज की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया, आवेश के बारे में, आवेश के लिए फॉर्मूला देखा, उससे संबंधित हमने मात्रक देखा, और फिर उसके बाद आवेश यानी 1 कूलाम आवेश की परिभाषा देखी जो कि पेपर में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, विद्युत धारा का मात्रक देखा, और साथ में चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है यह भी देखा, और लास्ट में हमने देखा कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। ठीक, आज की क्लास जो थी हमारी परिचय वाली क्लास थी जिसमें हमने विद्युत धारा के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ लिया। अब जो कल की क्लास स्टार्ट होगी बच्चों, उस क्लास में हम लोग विभव के बारे में पढ़ेंगे, विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, कल फिर से मिलेंगे इसी जोश और आवाज के साथ। जय हिंद।